मेरे साथ मौजूद है मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, जो अभी गुज़िश्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो मैं और मेरी टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी टाउन का वाइस प्रेसिडेंट जो हूँ मैं। अच्छा सर, ठीक सर। सर पहला सवाल है मेरा आपसे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, डेजिग्नेशन अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, लाइफ सही चल रही थी, ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आपने पॉलिटिक्स में आने का सोचा? बिल्कुल जी, मेरा तकरीबन 22 साल का मल्टीनेशनल कंपनीज में एक्सपीरियंस है जी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में तकरीबन 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और जो मैंने चीज़ देखी है शुरू से लेकर अब तक, तो हमारे पास जो जिन चीज़ों का फुकदान है वो है खिदमत, इंसानी खिदमत। अगर आपके पास इंसानी खिदमत और इंसानी जज्बा है और आप अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने हर एक तरीके लोगों की इंसानी खिदमत कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं। ठीक है, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंसानियत की खिदमत के लिए, आपने सिर्फ सियासत इसलिए। जी बिल्कुल। ठीक है सर, दूसरा सवाल है मेरा आपसे कि सिंध में, ख़ास तौर में कराची में इतनी बड़ी बड़ी नामवर जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों चुना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको पता है हम देखते आ रहे हैं, मतलब जो लाइफ है वो हमने जब से हमने वो संभाला तो क्राइसिस के अंदर ही हमने देखी है। अपने कुरंगी के अंदर मेरा मतलब पैदाइश भी है और मेरी तालीम क्वालिफिकेशन भी जो मैंने कुरंगी में हासिल की है। तो मैं फ़िलहाल कुरंगी की बात करूँगा कि वो वक्त हमने गुजारा है कि जो सबकी नॉलेज के अंदर है और बड़ा मतलब मुश्किल वक्त जो है वो हमने गुजारा है। तो अब जब सूरत हाल कुछ चेंज है, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो ग्राउंड पे बहुत तब्दीली आई है, कुरंगी के अंदर भी, कराची के अंदर भी, पूरे मुल्क के अंदर भी। तो इसलिए जो है वो खिदमत का एक जज्बे के लिए मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आए इसके अंदर काम करने के लिए, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं कुरंगी के अंदर, लेकिन कुरंगी के अंदर कुछ मसले हैं जो मैंने लोगों से पूछे हैं कि उनके क्या मसले हैं, कुरंगी के अंदर ऐसे क्या मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हो रहे। सर उन्होंने कहा है कि एक तो नालों की सफाई, बारिशें हो जाती हैं, कचरा बाहर आ जाता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती। पीने के लिए कुरंगी के अंदर ख़ास तौर पे साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ठीक है सर, लाइट का अगर आप देखें तो पूरे कराची के अंदर सबसे सरे फहरिस्त हमारा कुरंगी आता है लोड शेडिंग में। सर जगह जगह हम देखें कुरंगी के अंदर तो सर कचरे के ढेर हैं और कुरंगी के अंदर सर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये जो आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किए हैं। सबसे पहले नालों की सफाई। तो नालों की सफाई का इशू आपको पता है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, DMC और बल्दियात जो है वो सारी चीज़ों को देखता है। आपको पता है UC चेयरमैन जिनको फ़ंड मिलता था वो अपने इलाके को उस फंड से बिल्कुल सेट कर सकते थे, मतलब 5 साल का अर्सा कम नहीं होता, लेकिन जो हुकूमतें माजी में गुजरी हैं तकरीबन 40-40 साल उन्होंने हुकूमत की है, 5 साल किसी और पार्टी ने तो 5 साल किसी और ने। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये इलाकों को साफ़ करना चाहते तो साफ़ हो सकते थे, उस फंड से भी साफ़ हो सकते थे। और ये जो नालों की सफाई है, नालों की सफाई DMC और KMC के अंडर में आती है सारी चीज़ें। उन लोगों ने, उनके पास सारी चीज़ें प्रोवाइड होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ अरबाब इख्तियार का ये होना रहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। और अभी भी रिसेंटली आपने देखा होगा हालिया बारिशों के अंदर जो तबाही हुई है उसके भी जिम्मेदार ये DCs जो मतलब डिप्टी कमिश्नर हर एरिए के, उनकी जिम्मेदारी थी कि बारिश से पहले नालों की सफाई को करवाया जाए, जो कि नहीं हो सकी है। ठीक। और दूसरा मसला आपने बताया पानी का, ये तो पानी का मसला सबकी नॉलेज में भी है, जैसे कि बहुत पुराना चला आ रहा है। और जो साबका अखबार में हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने अपने गोश्त मुलाजमिन, जिनको आप कह रहे हैं, जिनका कोई तजुर्बा नहीं, कोई नॉलेज नहीं, अपने इदारों में रखवाएँ। और यही वजह है कि पानी का जो है ना वो कुरंगी के अंदर शदीद मसला है और जो मुलाजमिन हैं वो काम करने को तैयार नहीं है और घर बैठ के सैलियाँ ले रहे हैं वो लोग, और उनकी हाजिरियाँ जो प्रॉपर लग रही होती हैं। तो ये आगे का वक्त पूरा बिगड़ा हुआ है, इदारे जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। और पानी का जो मसला है उसके अंदर पानी माफिया का जो सबसे बड़ा किरदार है, उसके अंदर सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल एरिया अगर लेना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया जो कि मेन हब है, उधर सारा पानी जो है वो माफिया के अंदर में चल रहा होता है और इंडस्ट्री के अंदर जो कनेक्शन है वो बिखरे होते हैं और आवाम के लिए पानी नहीं है और इंडस्ट्री के अंदर जी। और इसी तरीके से पूरे मेरे, अगर आप कुरंगी टाउन का मसला लें तो कुरंगी टाउन में बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ अभी तक पानी का मसला
शदीद है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो सर लोगों को यकीन तो दिलवाएं कि इंशाल्लाह आप बात तो कर सकते हैं सर आगे वो। नहीं, हम बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उस पर ये होता है कि हमारी अगर FIR करी जाती है इदारों की तरफ से, वाटर बोर्ड की तरफ से, या कोई दूसरे इदारे खड़े जाते हैं आगे, तो उस पर भी हमें डर नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 1800-2000 घरों को पानी देना होता है उस पर आप मेरी 10 FIR काटें, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे इस एक FIR से 1800-2000 घरों में जो अफराद हैं, फैमिलीज हैं, वो अगर मैसर होती हैं तो मुझे किसी भी FIR का डर नहीं है। और मैं वाटर बोर्ड की जो हमारे आला हुकाम है उनसे बैठ के मीटिंग भी कर चुका हूँ, और जो मेरे MNA MP हैं उनको बता भी चुका हूँ कि हमने कोरंगी के अंदर मैं UC 36 देख रहा था पहले। UC 36 का जो एरिया वो है अटक पेट्रोल पंप क्रॉसिंग से लेके चकरा बोर्ड तक। उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, अल्ताफ टाउन, KDA सोसाइटी, अल्लाह टाउन, मदीना सोसाइटी, गुलशन नासिर कॉलोनी, PND, ये सारे एरियाज आते हैं, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकूँ। तो कहने का मकसद है कि सब पानी के मसले से, पानी के बुरान से गुजर रहे हैं, और अभी भी तकरीबन 15 दिन से पीने का पानी जो है वो हमारे को मैसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बोलते हैं कि प्रेशर से नहीं है, लेकिन जहाँ हाइड्रेंट है वहाँ पानी प्रॉपर पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से उनकी मंथली इनकम बन रही है वाटर बोर्ड की। इसके अंदर वाटर बोर्ड के माफिया, जिसको मैं कहता हूँ, उनके अपने लोग मुलविस हैं, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है वहाँ पानी पूरा पहुँचाया जा रहा है, और हमारे बाल बंद कर दिए जाते हैं और आवाम को पानी नहीं। तो सर हुकूमत उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? हुकूमत देखें, जो आवाम का पानी इंडस्ट्री को बेच रहे हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती? बिल्कुल, हुकूमत जो है वो वफाक में, अगर आप ये कह रहे हैं तो वफाक डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इन इदारों के अंदर। जो 18वीं ज़मीन ये लेके आए हैं, अगर वो 18वीं ज़मीन को ख़त्म किया जाएगा तो फिर वफाक इंटरफेयर करेगा, और लेकिन वफाक अगर इंटरफेयर नहीं कर रहा तो हमारे जो MNA MP हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही ग्राउंड पे, हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। मैं अपना खुद बताऊँ कि मैं अपनी टीम के साथ निकलता हूँ, और कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो वाटर बोर्ड के आला काम जो है उनको बताता हूँ, और वो उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन ये है कि काम भी उन्होंने किया, वो काम भी उन्होंने किया है। सर ये लाइट का जो इशू है, ये के इलेक्ट्रिक तो मेरे ख्याल से कराची की आवाम के ऊपर एक तरह से हैवी हुआ है कि लाइट भी नहीं है और बिल भी इतने ज़्यादा, जिसके घर पे 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, उनके घरों पे भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के बिल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तकरीबन जब से ये कोविड चला है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ज़्यादतियाँ शुरू की हैं आवाम के साथ के इलेक्ट्रिक ने। उसके ऊपर हमने आवाज़ भी उठाई है, 7 रोज़ा तकरीबन एहतजाज भी हमारे MP राजा ने किया है के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाद, जिसमें तकरीबन काफ़ी लोग वहाँ पे हम लोगों ने एहतजाज के लिए मुहैया किए थे वहाँ पे। तो कहने का मकसद है कि आवाम के साथ तो फिर ये मसला ही रहा है कि जहाँ जिसका बस चलता है वो वहाँ अपना काम करता है, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से लाइट बिलिंग जो हो रही है वो अभी भी हो रही है। और लोड शेडिंग का जो आपने बोला, मेरा जो एरिया है, जिस एरिया में अभी आप बैठे हैं मदीना सोसाइटी, ये लोड शेडिंग फ्री एरिया है, यहाँ पे बिलिंग पूरी है, लेकिन यहाँ पे भी जब लाइट जाती है 24-24, 36-36 घंटे हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम बता भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के जो मोनस साहब हैं उनको, और अपना आमिर जिया साहब को, लेकिन ये है कि जब उनका दिल चाहता है तो वो लाइट बंद करते हैं 24 घंटे 48 घंटे से पहले जो नहीं आती यहाँ पे। ठीक सर, ये जो जगह जगह ये जो कचरे के ढेर लगे हुए कोरंगी में, आप ऐसे इंटर हो और आपको जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए नजर आएंगे, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, ये DMC वाले ये सारे के सारे इदारे क्यों खामोश हैं इसके ऊपर? मैं आपको बताऊँ कि ये काम है UC चेयरमैन के अंडर में आता है। UC चेयरमैन को मशीनरीज मिलती हैं और कचरा लोड करने के लिए ट्रक्स मिलते हैं, जो कि DC प्रोवाइड करता है, DMC प्रोवाइड करता है, KMC प्रोवाइड करता है। लेकिन उसका एक लाएअमल बनाना चाहिए कि वीकली बेसिस पे अगर आपके पास एक UC है, UC चेयरमैन के पास, तो आपके पास 10 एरिए हैं, तो 10 एरिए जो आपके पास हैं उनमें हर 10वें दिन गाड़ी रख के उस पॉइंट को खाली करना चाहिए, और एक एक इलाका एक दिन के लिए रखना चाहिए, ताकि 10 दिनों जो कचरा जमा हो। लेकिन यहाँ पे अफसोस इस बात से होता है कि ईद उल अज़हा से लेकर अब तक, ये कल मैंने निशानदेही की है, और कल मेयर कराची, मेयर ये जो भी यहाँ हैं इफ्तिखार शर्मानी साहब, इनको लेटर भी लिखा है हमारे MP राजा साहब ने। तो उसके अंदर सारी चीज़ें ये लिखी हैं कि भाई कचरे के जो अंबार हैं वो तो जगह जगह हैं, और हमने उनको पिक्चर्स भी प्रोवाइड की लोकेशन डाल के, और अगर ये उनको ये भी बोला कि अगर आपको किसी चीज़ की हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ पे अपने लड़के, हमारा जो मतलब तहरीक के जो लड़के हैं वो हम खड़े करेंगे, आपको निशानदेही करेंगे उन जगहों की जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बगैर से अब तक कचरा उठ नहीं सका है, क्योंकि आपको पता है UC चेयरमैन अगस्त के अंदर जो है वो डिस्मिस हो रहे थे, मतलब सारी UC से काउंसलर वगैरह, तो उन्होंने सोच लिया था कि भाई हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे को छोड़ के जाएँ, ताकि अब लोगों का इम्पैक्ट क्या आता है, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ये हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है,
इमरान खान साहब की हुकूमत में ऐसा हो नहीं सकता। अगर इमरान खान साहब के दायरे इख्तियार में हो तो इन सब कामों को एक सिस्टम बना के वो लेके चलें, लेकिन क्या है कि वो हर इदारे को उन्होंने इदारे वाइज इख्तियार दिए हैं कि वो अपने इदारे अपना काम खुद करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो और कोई ऐसा मसला है नहीं कि कचरा ना उठ सके, सैवरेज के मसले नहीं हल हो सके, पानी के मसले नहीं हल सके। नियत पे बात है, अगर आपके पास विल पावर है और आप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर स्ट्रीट क्राइम के बारे में क्या देंगे? जो चोरी डकैती है, जो रोडों के ऊपर लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन लेना, कीमती चीज़ें छीन लेना, उसके बाद वो अगर पकड़े भी जाते हैं तो वो छुट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कराची की। कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की जो वजह है वो ये है कि आपके पास रोज़गार मुयस्सर नहीं है, और आप जो गवर्नमेंट की सीट्स आती हैं सबसे ज़्यादा सिंध देही इलाकों की चली जाती हैं। कराची शहरी को उसका हक नहीं मिलता है। अक्सरियत उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों की है यहाँ पे कराची के अंदर। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ और मुझे इस पर कोई वो शर्म नहीं है, फ़ख्र लेवल पे, ठीक है। और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जिसके अंदर कोई भी ज़बान और रंग नस्ल में तासुब नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है, उर्दू स्पीकिंग साथ तो सरसर जाती है। जब कारोबार और जॉब्स मुयसर नहीं होंगी तो लोग फिर इसी किस्म की, और वो भी मजबूर होते हैं, ठीक है। जो कि एक मतलब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक हमारे माशरे का भी कसूर है। जब अगर हम देखते हैं कि मेरे बराबर वाले घर के अंदर उसके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि हम उसकी हेल्प करने के हम उसकी तस्दीक करते हैं कि यार ये ऐसा है वैसा। तो इन क्राइम के ऊपर फिर वो निकलते हैं। तो सर कराची में इतने मसले हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा वफाक के पास इतना पावर नहीं है कि वो सूबाई हुकूमत से पूछ सके कि ये इतने सारे मसले हैं, ये कब हल करोगे, इसका फंड तुम्हें मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इमरान खान साहब ने यहाँ पे विजिट किया कराची के लिए। अपना जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी विजिट किया और एक कमेटी बनाई है, और 11 अरब रुपये जो फंड वो दे रहे हैं। इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह देखेंगे। आर्मी चीफ ने बोला कि 3 साल में कराची का नक्शा बदल देंगे। तो अगर आर्मी चीफ ने बोला तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा काम इंशाल्लाह सर। ठीक है सर, चौथा सवाल है मेरा आपसे कि मैं कुछ नाम लूँगा और आपकी जो राय है उसका आप इजहार करेंगे। ठीक है सर। पहला नाम है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का। नाम आप ऐसा ले लेंगे सर, इजहार तो करना पड़ेगा सर अपनी। देखें ये पाकिस्तान में सर हर बंदे को इजहार राय का पूरा वो है कि हर बंदा अपनी राय का इजहार कर सकता है। आप जो आपकी राय है उनके बारे में आप उसका राय देखें। वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जी, जहाँ से उनकी वालिदा ने उनको तरबियत दिलवाई, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं 5th क्लास के बाद 6 से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास जो नॉलेज है, काम करने की जो सलाहियत है, जो जज्बा है, वो उनके अंदर मैंने नहीं देखा जो कि होना चाहिए। लेकिन ये है कि वो अपने वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के कहने पर वो अभी जगह चल रहे हैं। तो वो अपना अगर अपना डिसीजन लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लेवल पे हैं कि वो कोई काम ना कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। वो भी जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके ये कह रहे हैं कि वफाक सिंध को सिंध का हक नहीं दे रहा, वफाक सिंध को सिंध का फंड नहीं दे रहा, हमारे पैसे दो, हमें सिंध बनाना है। वो क्या है फिर? अगर वफाक ने हर चीज़ दे दी है तो वो क्यों कहते फिर रहे हैं कि हमें सिंध को सिंध का हक नहीं मिल रहा? देखें, जब बात होती है कराची सूबे की तो फिर ये इसी तरह के शोर उठाते हैं कि वफाक हक नहीं दे रहा। हालांकि सिंध गवर्नमेंट पिछले 35-40 सालों से इनकी है, कराची के अंदर भी, पूरे सिंध के अंदर भी। इन्होंने जो सिंध का हाल किया वो आपके सामने है। बारिश में नालों की सफाई, कोविड आया उसके अंदर राशन की तकसीम, इन सब के अंदर करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। और हालिया जो आपने देखा है टीवी के अंदर जो करप्शन के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जो जिस तरह की केसेस चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये मज़ीद यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कराची के अंदर। ठीक है सर। तो अपना एक मलबा हटाने के लिए वो अगर वफाक के ऊपर ये सारी चीज़ें डालते हैं तो वो कोई भी शख्स डाल सकता है। सही है सर। सर दूसरा नाम लूँगा नवाज शरीफ का। बच्चा जानते हैं, आप बता दें। आपको पता है कि वो अभी मुल्क से बाहर है, बाहर है नहीं, भेजे गए हैं। और अपनी फैमिली की तरफ से उनको प्रेशर था कि आप जाएँ यहाँ से, बीमारी का जो भी वो अल्लाह को बीमार नहीं है वहाँ पे, तो फुल एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आए यहाँ पे और अपना हिसाब किताब दें, फिर उसके बाद ही जाएंगे। अपने जो अपनी ज़िंदगी है जो उन्होंने गुजारी है और जिस तरीके से आवाम को नुकसान पहुँचाया, तो उसका अदारा कर लें मरने से पहले। और हर शख्स को मरना नहीं, उससे पहले अगर वो अपने अंदर अपने ज़मीर को जगा ले तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है।
ठीक है सर। सर तीसरा नाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नामवर नाम है फारूक सत्तार का। फारूक सत्तार जी देखें, एक वक्त गुजरा है और उस वक्त फारूक सत्तार साहब का नाम होता था, अभी उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त में जो नाम था, उस वक्त वो कोई काम कर जाते तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता और आज उनका नाम रहता। तो अगर आप देखें तो फारूक सत्तार साहब का एक पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, डॉक्टर फारूक सत्तार उनका पूरा नाम है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने उस दौरे हुकूमत में जो उन्होंने गुजारा है कोई ऐसा काम करके गए हों कि वो आवाम को अभी तक याद हो। ठीक है। और जिन्होंने सर याद रखे उनका नाम ले लेता हूँ, उनके बारे में भी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो आज तक लोगों को याद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जिन्होंने बिल्कुल ये जो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लीडर पसंद आए थे, आपने शायद उनका नाम लिया, आगे शायद हो आपके पास, परवेज़ मुशर्रफ जो उन्होंने कराची में पहला जलसा किया था, मैंने उस पहले जलसे को अटेंड किया था सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ की बातों को सुन के और मुतासिर हुआ था मैं, और उनको मतलब देख के मुझे शौक़ हुआ था कि यार सियासत भी जो है ऐसी चीज़ है जिसमें इंसानी जज्बा और अगर खिदमत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उन्होंने कराची को कराची का हक देने के लिए कराची से मेयर को चुनवाया मुस्तफ़ा कमाल को, और उनको पूरे इख्तियार के साथ कराची को दिया। तो बहुत अच्छा वक्त था वो जब मुस्तफ़ा कमाल थे, उन्होंने काम किया कराची में नज़र भी आया। लेकिन वो उनकी पार्टी के उनके साथ जो भी मामला थे वो खैर वो जाने उनका काम, लेकिन जो कराची के उन्होंने किया बहुत अच्छा काम किया, लोग आज भी उनको अच्छे काम की वजह से याद करते हैं। ठीक है सर। सर आखिरी नाम लूँगा मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आपके और मेरे कप्तान इमरान खान साहब का। जी बिल्कुल। देखें मसला ये है कि जब इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू की जी तो उस वक्त उनमें भी मतलब जॉब भी कर रहा था, और एक एंकर ने मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनसे क्वेश्चन किया कि आपके वोटर और आपके सपोर्टर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अभी जवान हो रहे हैं, 23 साल पहले की बात है। और आज 21-22 साल बाद जब इमरान खान साहब को भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाबी मिली, तो वो वही वोटर था जो यंग यूथ थी जिसको इमरान साहब ग्रूमिंग कर रहे थे, और वो 21-22 साल की उम्र में आके अपने वोट से उन्होंने इमरान खान साहब को एक ताकत बन के जितवाया। सर उस टाइम आपने सोचा था 22-23 साल पहले कि इस तरीके से मैं भी एक टाइम आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा बनूंगा? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये कि जब इमरान खान साहब आए सियासत में तो उस वक्त मैं देखता था कि यार एक क्रिकेटर, और मैंने मतलब अवल मेरी रात को डेली रूटीन होती थी, और सुबह में ये रूटीन होती थी कि न्यूज़पेपर पढ़ूँ, रात में ये कि न्यूज़ देख के सोना। तो सारी चीज़ें मैं देखता था। मैंने अपने मतलब उस दौर में ये नहीं देखा था कभी कि कोई क्रिकेटर आके इस तरह मुल्क पे हुकूमत कर सकता है, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब आए, उनका एक माइंड, उनका एक विजन है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो बड़ी पजीराई मिली है पाकिस्तान को इस वक्त, जो 40 साल दौरे हुकूमत में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, हमारे अपने ही लोगों ने किया, और उसके साथ बाहर की एजेंसीज और दूसरे, आपको पता है इंडिया हमारे साथ लगा बैठा है कि भाई किसी भी तरीके से पाकिस्तान, तो इमरान खान साहब ने जिस तरीके से उस मलबे को साफ करके फेंका है, और आपको पता है कि वो हर अपनी तकरीर से पहले या करा दुआ फलस्तीन कहते हैं, तो उसके अंदर जो पावर है, मैं नहीं समझता कि वो अब पीछे हटने वाले हैं, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, और एक कारवां बनता चला गया उनके साथ। और अभी आप ये कह रहे हैं कि कोरंगी के अंदर कभी कोई पूछने वाला नहीं होता था कि यार कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे कदम रखे, लेकिन आज कोरंगी के अंदर रोज़ बरोज़ की बुनियाद पर तकरीबन कारकुनान और लोग यहाँ पे हमारे पास इंटर हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जज्बे, अच्छे नीयत और जज्बे के साथ हो रहे हैं। और जो इनमें से पुराने लोग थे जो देख रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलाकों में इलाकाई सतह पर आवाम की खिदमत कर रही है, वो भी अभी मुतासिर होना शुरू हो गए, वो भी इंशाल्लाह आ रहे हैं और आते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है सर कि ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। सर माशाल्लाह आपकी भी सर नेक नियत है, माशाल्लाह जज्बा भी है आपके अंदर काम करने का। अगर अल्लाह ताला ने आपको कभी मौका दिया सिंध की, कराची की खिदमत करने का, तो कराची के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए जी, कराची के अंदर सबसे पहला काम ये है कि आपके पास, आपको पता है कि ये सैवरेज का जी और पानी का जो मसला है ना, ये सबसे मेन इशू है। सबसे पहले पूरे कराची के अंदर इसको हल करके, क्योंकि आए दिन आप अखबारों में और न्यूज़
न्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे कि इस एरिया के अंदर सेवेज का ये हाल है, 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ है, इस एरिया के अंदर ये हाल है, कचरों के अंबार लगे हैं। इन चीज़ों को हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख के इन पे काम करना है, आवाम को रिलीफ देना है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, आवाम हमें बताएगी कि अब क्या करना है। ठीक है जी। मेरे साथ मौजूद थे मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब। मैंने इनसे सवाल किए, इन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये कुरंगी के लिए और कुरंगी के लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक खोया खोया